Dear students, good morning to all of you. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is Agro 5321. So today we will discuss about the problems and prospects of rainfed agriculture in India. So in our previous lecture, we had already seen some climatic constraint, and in climatic constraint we had discussed about the rainfall characteristics. Okay, so we had already seen some variable rainfall distribution and intensity and distribution of rainfall. Okay, so we'll continuing this to aberration or vagaries of the monsoons. Okay, this is also the rainfall characteristics. Okay, सो एबरेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पतन हो जाना, कोई चीज़ जो है जिसका कोई मतलब धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो जाना बेसिकली. ठीक है. और वेगेरीज ऑफ मॉनसून का मतलब होता है कि अनसर्टिनिटी बनी होना. ठीक है. अनिश्चितता बना होना चाहिए. अगर किसी चीज़ में अनसर्टिनिटी बनी हुई है तो वो होता है. ठीक है. तो एबरेशन में के अंतर्गत हम देखेंगे कि लेट ऑनसेट ऑफ मॉनसून आता है. क्या अनसर्टिनिटी बनी हुई है, तो लेट मॉनसून जब आता है उसमें हम देखेंगे कि कैसे रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ऑल ओवर इंडिया इज़ अनयूनिफॉर्म्ड. ठीक है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का नहीं है. जैसे मैंने आप लोग को वेरिएबल इन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था, इंटेंसिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था. रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है वो अलग है. ठीक है, जो 5 से 7 दिन जो वर्षा होती है ड्यू टू रेनी सीजन, वही जो बारिश है वो हमारे प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए क्या होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. उसके बाद जो बारिश होती है वो क्या होती है, अनइवन और इर्रेगुलर बारिश होती है. ठीक है, इर्रेगुलर रेनफॉल होता है हम कह सकते हैं. सो इवन इफ monsoon starts timely in one region of India is timely, it may be possible that it is delayed in some other parts of the country due to underprivileged source of irrigation water. Farmers have compulsion for late sowing. ठीक है, मतलब फार्मर्स को अंडर प्रिविलेज मतलब उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. ठीक है, मतलब पूरे इंडिया में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, अनइवनली होता है, अनयूनिफॉर्म्ड होता है. मतलब एक समान बारिश नहीं होती हर जगह. ठीक है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है, और कहीं पे वर्षा ही नहीं होती है, रेनफॉल ही नहीं होता. ओके, सो क्या होता है, सो ये अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल फार्मर्स जो हैं सोइंग टाइम को एडजस्ट करते हैं. ठीक है, जब सपोज अगर हमको पैडी की सोइंग 15 जून टू 15 जुलाई तक करनी होती है, बट ड्यू टू द रेनफॉल अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं, फार्मर्स उस डेट को क्या करते हैं, पोस्टपोन करते जाता है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो कंपल्शन होता है लेट सोइंग करने का, ठीक है, लेट ऑनसेट ऑफ मॉनसून की वजह से होता है. सो इफ़ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इज डिलेड, क्रॉप वेराइटीज रिकमेंडेड टू द रीजन कैन नॉट बी सोन इन टाइम. ऑब्वियस है कि अगर मॉनसून डिले होगा तो सोइंग भी डिले हो जाएगा, है ना. और सोइंग टाइम पे हम अगर किसी क्रॉप की सोइंग नहीं करते हैं, ठीक है, किसी भी क्रॉप की सोइंग अगर हम उसके टाइमली हम उसको सो नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता, क्रॉप की ग्रोथ नहीं हो पाती. ठीक है, तो क्रॉप की ग्रोथ का सीधा सीधा रिलेशन कहाँ से है, उसके प्रोडक्शन से है, यील्ड से है. ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं हमें क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं रेनफेड एरिया में या ड्राई लैंड रीजन में. ठीक है, सो रेनफेड एरिया में क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ इरिगेशन रिसोर्सेज नहीं है. अगर हमारे पास इरिगेशन रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या आर्टिफिशियली ट्यूबवेल्स वगैरह हो, ठीक है, अगर वो अवेलेबल है तो हम टाइम पे क्रॉप की शोइंग करेंगे, है ना. फिर हमको क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी से मतलब रेनफॉल से हमें मतलब नहीं रहेगा कि कब बारिश होगी तो हम सोन करेंगे. तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसके हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर या ड्राईलैंड जो फार्मिंग हम करते हैं उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. ओके, सो डिले इन सोइंग नॉट ओनली लीड्स टू अनइकोनॉमिकल क्रॉप यील्ड बट ऑल्सो हैम्पर द कल्टिवेशन ऑफ सक्सीडिंग रबी क्रॉप. देखिए, किसी भी क्रॉप में अगर लेट सोइंग होती है तो उसका ग्रोथ क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली होगा ना, वो अपने स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा. सपोज अगर कोई भी कोई भी चीज़ डेवलप होती है, या इंसेक्ट हो या ह्यूमन हो, वो धीरे धीरे डेवलप होता है ना. बच्चे से सीधे अडल्ट बन जाता है, मतलब बच्चे से वो फेज़
जो है वो क्लियर कर करके एडल्ट बनता है, एडल्ट से फिर ओल्ड फेज पे आता है। सिमिलरली क्या होते हैं क्रॉप्स में भी ऐसा होता है कि वो जब हम सोन करेंगे, सोइंग के बाद जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद उसके जो प्रिम्यूल्स और रेडिकल्स बनेंगे, उसके बाद वेजिटेटिव ग्रोथ होगा और वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के बाद मैच्योरिटी स्टेज आएगी, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिर क्या होता है, हर चीज़ पोस्टपोन होने लगता है। अगर हमने खरीफ सीजन के क्रॉप को ही लेट सोन करा तो खरीफ सीजन के क्रॉप ही मैच्योरिटी स्टेज उसकी कम हो मतलब आगे बढ़ते जाएगी, है ना। तो जब आगे बढ़ते जाएगी तो उससे क्या होगा, जो रबी ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो होगा पोस्टपोन होते जाएगा। रबी सीजन के क्रॉप जो है वो आगे खिसकते जाएंगे, स्टेप उनके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कल्टीवेशन का जो हम कह सकते हैं कि जो एक एक स्टेप है या एक सिस्टमेटिक जो पोजीशन है या सिचुएशन है जिसमें हम सोन करना होता है, हमें हार्वेस्टिंग लेनी होती है, वो क्या होता है, वो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि रेनफॉल सही समय पर नहीं होता या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सेकेंड फेज है अर्ली विड्रॉल ऑफ मॉनसून। ये भी दिक्कत है कि अगर मॉनसून जल्दी आ जाए, सोइंग टाइम के पहले जल्दी आ जाए जब हमें वाटर नहीं चाहिए, तो ये दिक्कत भी होती है रेनफेड एरियाज में। सो दिस सिचुएशन इज इक्वली और मोर डेंजरस देन लेट ऑनसूट ऑफ मॉनसून। सेम चीज़ इसमें भी होगा कि भाई जब हमें नहीं चाहिए तब बारिश हो गई, ठीक है। जब सीड के सोइंग का टाइम ही नहीं है तब हमें वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई, तो हम उस वाटर को कैसे, रिसोर्सेस जो वाटर अवेलेबल हैं हमें, हम उसको कैसे रखेंगे कलेक्ट करके, ठीक है। फिर तो वो अगर ज़मीन पे आ गया एक बार, हमारे अर्थ को मिल गया, फिर वो क्या होगा, अगर हम सही टाइम उस टाइम पे सोइंग नहीं करते हैं तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिमिलरली दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, बट अफेक्ट जो है हमारे प्लांट्स को या हमारी फार्मिंग सिस्टम को सेम करते हैं। ओके, सो रेनी सीजन क्रॉप विल बी सब्जेक्टेड टू टर्मिनल स्ट्रेस लीडिंग टू पुअर yields, स्पेशली ड्यू टू inadequate available soil moisture during reproductive and maturity phases। ठीक है, मतलब जब उनको वाटर एसेंशियलिटी होगी हमारे क्रॉप को, हर एक क्रॉप का एक क्रिटिकल स्टेज होता है जिसमें उसको वाटर एसेंशियलिटी उसकी बनी होती है उस टाइम पे, ठीक है। जैसे कि सपोज व्हीट पे जो है CRI स्टेज होता है, वैसी जो है राइस पे है बूटिंग स्टेज होता है, मेज पे टेसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज पे हमें वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, एसेंशियलिटी होती है हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्रॉप का एक क्रिटिकल स्टेज होता है फॉर दी वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उस टाइम पे अगर उसे पानी नहीं मिल पाती तो क्या होगा, पौधा जो है मैच्योरिटी नहीं हो पाएगी, मिल्किंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी अकॉर्डिंग टू दी क्रॉप, है ना। तो ये सारी सिचुएशंस जो है मैच्योरिटी फेज पे, रिप्रोडक्टिव फेज पे क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, किस एरिया में, रेनफेड एंड ड्राईलैंड एरिया में। ओके, सिमिलरली फार्मर्स कैन नॉट बी श्योर पोस्ट रेनी एंड रबी क्रॉप सीजन। पोस्टपोन, फिर वो क्या करता है, पोस्टपोन करते जाता है, आगे बढ़ाते जाता है अपने जो सोइंग टाइम को है। फिर थर्ड वन है प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल, ठीक है। अगर सूखा हो जाए, बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ जाए, पानी ही ना गिरे, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी ही ना हो, तो क्या होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द फार्मर्स। ब्रेक ऑफ मानसून फॉर 7 to 10 days may not be a serious concern. Okay, so break between two consecutive rainfall or more than 15 days during, especially at critical stages for soil moisture stress, leads to reduction in yield. Farmers remain indecisive about his standing crop, whether he should keep the standing crop or go for sowing of new crop, when there is no opportunity for at least one life-saving irrigation the whole season, including expenditure, input, resources, time and labor। मतलब क्या होता है कि ये जो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब ये क्या होता है कंसेक्यूटिव रेनफॉल, मतलब हर कंसेक्यूटिव डेज में, मतलब हर अगर गैप में हम ले सकें, ठीक है, या एक वो पहले दिन बारिश हुई, फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बारिश हुई, ठीक है। तो इस फेज पे अगर हम अगर वो ब्रेक करता है, अगर बारिश नहीं होती या मॉनसून या पानी की अवेलेबिलिटी नहीं बनती, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, तो क्या होता है, क्रॉप जो है वो ड्राई स्पेस में आने लगते हैं, ठीक है, विल्टिंग होने लगती है उनकी। या हम कह सकते हैं
कि बहुत सारे इंसेक्ट्स पेस्ट जो हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, वो उनका प्रभाव ज़्यादा होता है उस टाइम पे, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कम पानी होता है, सूखे की तरफ हम जब बढ़ते रहते हैं। इनिशियली जब हमारी सॉइल है वो सूखे की तरफ बढ़ती है तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इसमें अगर स्टैंडिंग क्रॉप है, फार्मर्स को अगर सही टाइम पे स्ट्रेस, जब वाटर स्ट्रेस है, हमारे सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस अगर हमें सॉइल में है, क्रिटिकल स्टेज की कंडीशन पे है, उस टाइम अगर हमें वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं बनी होगी तो क्या होगा, वो स्टैंडिंग क्रॉप है वो सूख जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस है। ओके, सो ड्रॉट ड्यू टू ब्रेक इन मॉनसून मे एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप्स इन शैलो सॉइल देन इन डीप सॉइल्स। शैलो सॉइल्स में क्यों होती है, क्योंकि शैलो सॉइल्स में इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, वाष्पीकरण बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो इस वजह से ड्रॉट की कंडीशन जो है दिखती है हमें। इट ऑल्सो हॉल्स इल इफेक्ट्स ऑन क्रॉप इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। बहुत सी बीमारियां जो हैं या इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी है, वो भी इस तरीके से जब बहुत ही लंबे समय तक ड्राई स्पेल हम फेस करते हैं, ठीक है, तो हमें दिखाई पड़ता है। एंड द सेकेंड इज हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जैसे हमने पढ़ा कि रेनफॉल है ना, क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट के अंडर हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या था, रेनफॉल था, ठीक है। फिर रेनफॉल में हमने क्या पढ़ा, वेरिएबल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सेकेंड फेज था इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वो किसके अंतर्गत था, रेनफॉल के अंतर्गत था, ठीक है। थर्ड वन हमने देखा कि एबरेशन और वेगरिस ऑफ द मॉनसून्स, ठीक है, तो ये क्या था, रेनफॉल के अंदर ही था। देन एबरेशन के अकॉर्डिंगली हमें बेसिकली 3 फेजेस या हम कह सकते हैं कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो लेट ऑनसेट ऑफ मॉनसून, अर्ली विड्रॉल ऑफ मॉनसून एंड प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स। ओके, सो रेनफॉल के बाद सेकेंड हमारा टॉपिक है वो है हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सो बिकॉज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर द एटमॉस्फेरिक डिमांड फॉर मॉइस्चर इंक्रीज कॉजिंग हिज इवेपोरेशंस लॉसेज रिजल्टिंग इन मॉइस्चर स्ट्रेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में तो ऑब्वियस है कि इवेपोरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की जो सोलार रेडिएशन है वो क्या होता है, बहुत ही तेज हो गया, गर्मी हो गई, वातावरण जो है हमारा बहुत ही हॉट हो गया, ठीक है, उस कंडीशन पे होता है। एंड द थर्ड वन इज लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। So as I hope you all know what is relative humidity, so there is no needs to explain again, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही क्लियरली what is relative humidity and all atmospheric temperature सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है। so I hope आप सबको समझ होगा इसका। so low relative humidity result in high evapotranspiration losses causing moisture stress whenever moisture is limiting। okay, so ये relative humidity अगर कम होगी, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, मीन्स द लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अपोजिट टू द evapotranspirations। ओके, सो वी कैन से द लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिजल्ट इन हाई evapotranspiration losses causing moisture stress and the limiting factor। and the fourth one is hot dry wind। okay, so this is the category under to rainfall, the climatic constants। okay, so the hot dry winds is what, the hot dry winds causes desiccations of leaves resulting in moisture stress। high turbulent wind especially during summer months cause soil erosion resulting in dust storm and loss of fertile soil। okay, so बहुत ज़्यादा ड्राई विंड्स, ओके, जो ड्राई विंड्स जब चलती है तो वो क्या करती है, मॉइस्चर जो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर अवेलेबल है, इट कुड बी अ ड्राई। ओके, सो दिस इज द वेरी डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ रेनफॉल और इन द रेनफीड फार्मिंग वी कैन से दैट। ओके, सो ये हमारा क्या था, last one is of high atmospheric water demand। okay, so high atmospheric water demand is also the characteristics of climatic, under the climatic constants we can say। so due to high atmospheric water demand the potential evapotranspiration exceeds the precipitation during most part of the year। okay, so
ये हमारा क्या था, क्लाइमेटिक कांस्टेंट था। ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन पे हम देखेंगे कि सॉइल कांस्टेंट क्या है, सॉइल कांस्टेंट्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे रेनफेड में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस। आज के लिए बस इतना ही हम रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।